हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ में। देखिए, हम आरपीएफ परीक्षा में जो सवाल आए हैं 2018 में, उसके सुपरफास्ट सॉल्यूशन का वीडियो आज लेके आए हैं। इसका एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था जिसमें हमने 40 से 50 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसका कारण यही है कि जो आगे आरपीएफ की परीक्षा आने वाली है उसमें सेम टाइप का सवाल अगर आपको मिलता है तो आप कर पाए। और ऐसा आप इसलिए सोच सकते हो कि आप अगर सीबीटी 1 परीक्षा के अलग अलग पारियों के पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट रेलवे ने रिपीट किए हैं। तो अगर ऐसा यहाँ होता है तो उनके लिए बेनिफिशियल फर्स्ट चीज। दूसरा, जो बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी चीज है, वो एक अप्रोच लगाना सीखेंगे कि सवाल को कैसे किया जाता है। तीसरा, जिन लोगों को गणित आती है तो इसमें 6-7 चैप्टर के सवाल होंगे अभी, तो उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और वो देख पाएंगे कि आपके पास कैसा उत्तर है और आपको कैसा उत्तर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पहला सवाल हम प्रतिशत का उठाते हैं, जो ये है 240 का 166 से 2/3% प्लस x 22 की घात 2 है। इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसको आपको 1 से 2/3 लिखना है प्लस x। ऐसा क्यों लिखा अभी बता देता हूं। और 22 का वर्ग 484 सबको याद होता है, बात समझ में आ गई होगी। इसे क्या लिखोगे, 3 एकम 3 और 2 5/3। 5/3 को काटोगे तो 3 इससे कितनी बार कटेगा, 80 बार। 80 को 5 से गुणा करोगे तो आएगा 400। 400 प्लस x बराबर 484। 400 में क्या जोड़ू कि 484 आ जाए, तो 400 के अंदर 84 जोड़ूंगा तो 484 आ जाएगा। ये क्या कारण थी उसको समझ लो, मैंने कैसे लिखा। जिसको नहीं पता है वो आज बता देता हूं, अगली बार आप याद रखना। देखिए कैसे, अगर लिखा हुआ है 33 सही 1/3%, आप इसे भिन्न के रूप में लिखोगे 1/3। 66 सही 2/3%, इसे आप लिखोगे 2/3। ये कैसे कन्वर्ट होती है जब हम प्रतिशत पढ़ेंगे तब जानेंगे। फिलहाल हमें डायरेक्टली इस बात को याद रखिए आप। और वैसे बहुत सारे बच्चों ने प्रतिशत पढ़ भी रखा होगा, नहीं तो आपने इसमें 100 का भाग देके देखिए, यहाँ चले जाओगे। अब देखो 100% किसके बराबर होता है, 100% इस भाषा में 1 के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 के बराबर। अब आप आगे की कहानी देखिए, ये 33 से 1/3 1/3, 66 से 2/3 2/3 और 100% किसके बराबर, 1 के बराबर। अगर आपको 133 से 1/3% चाहिए तो ये 100 और 1/3, तो 100 और 100 से आया 1 और 1/3, तो 1 सही 1/3 के बराबर होगा। बात समझ में आई होगी। अगर आपको 166 से 2/3% चाहिए तो 100 से तो क्या आया 1 और 66 से 2/3 से क्या आएगा 2/3, तो आप इसे क्या लिखोगे 3 एकम 3 और 2 5/3। तो इसे आप 5/3 के बराबर लिखोगे जैसा कि हमने यहाँ पर किया। तो ये बात अगर अगली बार आपके दिमाग में रहेगी तो आपके लिए सुपरफास्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बहुत ही सरल सवाल था। वो सवाल इस तरीके से था, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तथा उसकी खपत में 25% की वृद्धि हो गई, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं प्रश्न के पॉइंट लिखता हूं, देखिए। चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, ताकि सब लोग समझ पाए प्रश्न है क्या। खपत 25% बढ़ गई, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2-3 तरीके से इस सवाल को हल किया जा सकता है और हम सभी अप्रोच की बात कर लेते हैं। जिसके पास जो अप्रोच हो उस अप्रोच से हम आगे बढ़ने की बात कर लेते हैं। कैसे, अगर आप बात करते हो 100 की, ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आए आप डायरेक्ट खर्च पे पहुंचना चाहते हो तो आप ऐसे पहुंच सकते हो। 100 पे 20% बढ़ा दीजिए आप। 100 का तो 20% 20 ही होगा, तो कहां पहुंच गया 120 पे। उसका 25% बढ़ा दीजिए। 25% कैसे, जब ये खर्च और खपत के लिए, सॉरी, मूल्य और खपत के लिए आपको ये काम करना है, आप सीधा खर्च पे पहुंच जाओगे। अब देखिए, किसी भी संख्या का 25% होता है आधे का आधा। 25% वो क्या बोलते हो आप, पाव, 1/4, आधे का आधा। तो 20 के आधे का आधा कितना हो गया, 20 के आधा 60, उसका आधा कितना हो गया 30। यहां आपका उत्तर आ चुका है, आपको आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहां से 20 बढ़ा और यहां से 30 बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा, टोटल 50 बढ़ा। तो खर्च में 50% की वृद्धि हो गई। नहीं तो आप 120 में 30 जोड़ के देखिए कितना आ गया 150, तो खर्च में कितनी हुई 50% की वृद्धि हो गई। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इस तरीके से करना चाहें, बेसिक तरीका है खर्च में परिवर्तन के लिए। आपके पास एक दूसरा मेथड ये भी है, आप ऐसा कर सकते थे कि 10 रुपए तो आप मूल्य मान लो और 10 रुपए आप खपत मान लो, तो कुल खर्च कितना हो गया 100 रुपए।
अब अगर ये 20% बढ़ा है तो 10 का 20% कितना होगा 2। भाई 10 का 20% तो सबको निकालना आता होगा ना। देखो 10 का 20%, पीछे 2 जीरो हटा दिए, 2 एकम 2, तब 2 जीरो होते हैं तो सीधा सीधा परसेंटेज निकालते हैं। जैसे देखो 40 का 20%, 2 जीरो हटा दो, 4 दूनी 8। उसी तरीके से तो इस पे 20% बढ़ाओ तो 10 का 20% कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 12। इसका 25% बढ़ाओ, 10 का 25% कितना होगा, 10 का 25% बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 12.5। गुणा कर लीजिए 12। अब इसको आप अगर आपस में गुणा करते हो देखो 12 पंजे 60, 0, 12 गुना 24 और 6 30, 3 12 कम 12 और 3 15। 100 से कितना हो गया 150, और प्रतिशत तो सीधा ही 100 पे निकलता है, तो आपको आगे काम करने की जरूरत नहीं है। 100 पे 150, 100 से 150 हो गया, मतलब 100 पर बढ़ कितना गया 50, तो 50% की वृद्धि है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए इसी सवाल के लिए एक और मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। और मेरा ये मानना है ये जो मैं मेथड बता रहा हूं आपको ये सबसे सरल है। अब जो आपको बताऊंगा वो, बाकी आपके पास कोई बेसिक से करना चाहता है, देखिए कोई स्टूडेंट ऐसा होगा उसे लगेगा बेसिक से करना अच्छा है, इसमें मुझे याद नहीं करना पड़ा। और कोई स्टूडेंट ये सोचेगा कि गणना किससे कम हो मुझे वो करना है। अब मैं जो बता रहा हूं आपको गणना कम वाला मेथड बता रहा हूं, काम का है, ये बहुत सारी जगह होगा। खर्च में परिवर्तन, जब आयत का सवाल करेंगे लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन होगा, आपसे क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जाएगा, वहां पर भी काम आएगा। ठीक है, वर्त के सवाल में भी ये काम आएगा, वर्त के क्षेत्रफल पे बात करेगा वो, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ उस टाइम भी ये काम आएगा। तो ये चीज जगह जगह काम आएगी, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। और वो ये है जब ए और बी का गुना होने से कोई ए बी बने और इस ए बी में चेंज पूछे आपसे, ठीक है ना, कि ये जो रिजल्ट है जो इन दोनों का गुणा होने से आया, इन दोनों का गुणा होने से कैसे आता है, देखो भैया मूल्य को आप खपत से गुणा करोगे तभी तो खर्च आएगा। कैसे, आपने 10 रुपए किलो वाले, 10 रुपए प्रति किलो वाले 5 किलो टमाटर खरीदे, खर्चा कितना हुआ 50 रुपए। ये तो क्या है मूल्य, और 5 किलो क्या है, ये है मात्रा, मतलब खपत। ये तो है मूल्य और ये है मात्रा, जिसको आप खपत बोलोगे। तो मूल्य को मात्रा से गुणा करोगे तभी तो खर्च आएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने आए तो खर्च में इस एबी में क्या परिवर्तन आया, जैसे आयत में क्यों बोला मैंने, लंबाई गुणा चौड़ाई से ही आएगा। बात समझ में आ गई क्या। एक सवाल आता है कि सिनेमाघर में टिकट के मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई, दर्शकों की संख्या में इतनी वृद्धि या कमी हो गई, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा, वहां पर भी यही लगेगा, क्योंकि टिकट का मूल्य गुणा दर्शकों की संख्या से क्या आएगा, उसका आय आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आगे भी आपके सामने आएगा। तो देखिए ए, किसी को भी ए मान लो, किसी को बी मान लो, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना आप, ठीक है। करना क्या होता है इसमें, वो देखिए ए प्लस बी, ए गुणा बी बट्टा 100, ये खर्च में परिवर्तन का सीधा फॉर्मूला है, सीधी ट्रिक कह सकते हो, फॉर्मूला कह सकते हो, जो भी आपको समझना है। यहाँ क्या लिखोगे आप 20, यहाँ क्या लिखोगे आप 25, यहाँ क्या लिखोगे 20 गुणा 25 बट्टा 100, ठीक है। 20 और 25 कितना हो गया 45, इसको देखो गुणा कीजिए 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बच जाएंगे 5, तो 20 और 25 45 और 5 कितना हो गया 50%, डायरेक्टली उत्तर आ गया। तो आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है। आप परीक्षा में होते तो आप ऐसे देखते 20 प्लस 25, ठीक है, 25 गुणा 50 से आया 5, तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 45 प्लस 5 50%। फिलहाल आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। हम अगले सवाल की बात करते हैं। जो आरपीएफ का परीक्षा पेपर देने वाले हैं या सीबीजी2 जैसे कोई एग्जाम देने वाले हैं वो इसका बड़ा सीरियसली लीजिएगा। अगला सवाल सेम है कि किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ गई, क्या लिखा हुआ है, देखिए मूल्य 25% बढ़ गया। मैं सवाल के आंकड़े लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मूल्य 25% बढ़ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, अगले वर्ष फिर बढ़ गया, कितना 10%, ठीक है। और अंतिम मूल्य आपको दे रखा है, अंतिम मूल्य आपको दे रखा है 11,000, तो आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा है, ये आपका सवाल है। अगर आपने मेरा बेसिक का वीडियो देखा है तो मैंने वहां पे ये सवाल करना सिखाया है, और नहीं देखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको इस सवाल को करना सिखा देता हूं। तरीके 2-3 हैं, आप जैसा भी यूज करना चाहें। अगर हम प्योर बेसिक से इस सवाल को करते हैं तो कैसे करते हैं, प्योर बेसिक से आप ऐसे करते हैं, आप मानते हैं कि प्रारंभिक मूल्य पी, कहानी प्रारंभिक मूल्य से शुरू होगी, प्रारंभिक मूल्य कितना है पी, फिर 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 125 बटा 100,
और फिर 10% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 110/100, जैसा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज में करते हो। चक्रवृद्धि ब्याज में आप यहाँ मूलधन लिखते हो, ठीक है ना, फिर 25% दर होती है तो 125/100 लिखते हो, फिर 10% दर होती है तो 110/100 लिखते हो, और लास्ट में क्या आता है, मिश्र धन आता है या अंतिम मूल्य आता है। तो यहाँ अंतिम मूल्य क्या आएगा 11,000। इसको आपको हल करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है क्या इसमें? आपको P लिखा गुणा 125, ठीक है। अब देखिए इसको आगे बढ़ा के देखें हम, चलिए यहाँ पे आप देखिए 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया, 11 से कट गया एक बार, यहाँ आ गया 1000। यहाँ 125 के नीचे बट्टा में 1000 लिखा हुआ है, वैसे तो 125/1000 8 होता है। आप ये आंकड़ा चाहें तो याद रखें, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। 1000/8 125, 1000/125 बराबर 8, और 125 गुणा 8 बराबर 1000। ये बात आपके कम से कम 200 बार काम आएगी पूरी गणित करते हुए। तो आप अगर याद रखें तो अच्छा है, नहीं तो बहुत देख के सिंपली क्या करना है आपको, P को इधर रखिए, बाकी को उधर ले जाइए। यहाँ 1000 लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 1000, तो ये ऊपर चला गया, बट्टा में क्या लिखा हुआ है 125। अब जब मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी तब मैंने आपको एक बात बताई थी, ये 5 गुणा 25 है कि नहीं है। वैसे तो आप इसको 8 बार काटोगे तो 8000 उत्तर आ गया है, लेकिन आप चाहें तो उस कैलकुलेशन पार्ट का यूज कर सकते हो। 125 को आप 5 गुणा क्या लिख सकते हो, या 125 के लिए 0 सीधा आपको क्या बताएगा, जब 125 लिखा दिखे तो आप 00/8 लिखिएगा, 000/8। तो देखिए ये तो इससे कट गया, 8000 उत्तर आ गया। मैंने क्या बोला, समझ में आया क्या? ये मैंने कैलकुलेशन मैथ्स में सिखाया था। मैंने ये सिखाया था जब भी आपको 125 लिखा हुआ दिखे, आप इसकी जगह 000/8 लिख सकते हो। 000 का मतलब क्या है 1000/8। ये आपको कैलकुलेशन मैथ्स में सिखाया गया था। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 125 की जगह 000। यहाँ कोई संख्या होती तो उसके पीछे 0 लगा देते, संख्या है नहीं तो आपने 1 लगा दिया, 000/8, 8 ऊपर चला गया, 8000 उत्तर आ गया। ठीक है ना, ये हमने इसका पहला कॉन्सेप्ट सीखा। इसी सवाल को एक और विधि से भी आप कर सकते हो। ये सवाल वर्बली भी हो सकता है, बिना पेन को हाथ लगाए भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वर्बली कैसे हो सकता है, उसके बारे में भी हम अभी ही बात करेंगे। फिलहाल देखिए एक मेथड ये हो सकता था 25% बढ़ी है, दोनों पहले की वर्दी है, अंतिम मूल्य की तरफ जाना अपने को, ठीक है। जब 25% बढ़ जाएगा, 25% को हम क्या बोलते हैं 1/4, और 1/4 बढ़ जाने का मतलब 4 से कहां पहुंच जाना 5 पे। भाई 25% बढ़ गया मतलब 4 पे 1 बढ़ गया, 4 पे 1 बढ़ गया तो कहां पहुंच जाओगे 4 से 5 पे पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे 4 से 5 पे। तो ये 4 लिखा हुआ है, ये क्या 5 लिखा हुआ है। अब कह रहे हो 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो आप क्या लिखोगे 1/10, 1/10 क्या 10 से आप कहां पहुंच जाओगे 11 पे। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है 10 से आप कहां पहुंच गए 11 पे। इधर आप गुणा कर लीजिए 11, 10 चौके 40, और यहां आप गुणा कर लीजिए 11 पंजे 55। तो प्रारंभिक मूल्य 40 है और अंतिम मूल्य 55 है। आपको अंतिम मूल्य कितना दे रखा है 11,000 दे रखा है, तो आप 11,000 को 55 के बराबर रखिए। तो 55 से कितना हो रहा है 11,000 हो रहा है, तो 1 से कितना होगा 11,000/55 होगा। तो 40 से कितना होगा गुणा 40 होगा, ये 40 से 11 × 11, 11 पंजे 55, 5 8 40, 8,000 आपका उत्तर आ गया। आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते थे। कई सवाल होते हैं जो इस तरीके से सरल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है 12.5%, 37.5%, इस तरह के आंकड़े दे रखे होते हैं अपने को। ठीक है, देखिए अब मैंने कहा बिना पेन को हाथ लगाए होता है, बिना पेन को हाथ लगाए कैसे होगा वो सुनिए। 25% बढ़ा दीजिए, तो 100 पे 25 बढ़ाए तो कितना हो गया 125, ठीक है। फिर 125 का 10% बढ़ाइए, तो 125 का 10% कितना होगा 125 का 10% 12.5, तो 125 में 12.5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 137.5। ये देखिए ये मन के अंदर करने वाली बात है। 125 का 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए 12.5, ये मन में ही काम हो जाएगा। तो आपने 125 के अंदर 10% जोड़ा तो कितना है 12.5। क्या आप ये काम मन में कर सकते हो क्या? वो देखो, सुनो मेरी बात। अब मैं जो उत्तर बता रहा हूं आपको, ये है मतलब अब जो सॉल्यूशन बता रहा हूं इसके लिए पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आप बिना पेन को हाथ लगाए 5 सेकंड में उत्तर दे सकते हो। कैसे? 25% बढ़ाया 125 हो गया। अब 125 का 10% बढ़ाना है, तो 125 का 10% सोचो, पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दो। 10% निकालने का तरीका क्या है, किसी भी संख्या के पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 12.5। 125 में आपने 12 पॉइंट जोड़ा तो कितना हो गया 137.5। अब कौन सी गणित काम में आएगी वो देखो। 137.5 तक सबने सीख लिया। अब देखिए ध्यान से,
12.5% कितना होता है? याद रखने वाली चीजें जो आपको परसेंटेज में सिखाई जाती है 1/8। और अभी जो सीखा है वही कॉन्सेप्ट काम में आएगा। 25% कितना होता है? 1/4। 37.5% कितना होता है? 3/8। जो आपको याद कराया जाता है, आप लोगों से उम्मीद होगी कि आपको सबको याद होगा। ठीक है, 37.5% कितना है? 3/8। ये 37.5 आ गया और अपने को 137.5 निकालना है। अब देखो 100% किसके बराबर होता है? अभी आपने सीखा था किसके बराबर होता है 100%? 1 के बराबर। तो 100 में जब आप ये जोड़ोगे 137.5% निकालोगे तो किसके बराबर होगा? 1 सही 3/8। और 1 सही 3/8 का मतलब क्या हुआ? 8 एकम 8 और 3 11/8। कितना हो गया? 11/8। 11/8 का मतलब हुआ 8 था और 11 हो गया। 8 था और 11 हो गया। ये आप मन में कर सकते हो। देखिए 137.5%। अब मैं एक बात और करूं क्या? देखिए जरा ध्यान से सुनिए। 25% बढ़ गया, 25 का 10%, 125 हो गया, उसका 10% निकाला 12.5 हो गया, तो कितने परसेंट हो गया? 37.5% हो गया। 37.5% को क्या बोलते हैं? 3/8। और जब 3/8 बढ़ेगा तो 8 से कितना हो जाएगा? 11। तो 8 तो था मतलब प्रारंभिक मूल्य, और 11 हो गया। 11 हो गया। 11 किसके बराबर है? 11,000 के बराबर है। तो 8 किसके बराबर होगा? 8,000 के बराबर होगा। सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं, आपने देखा 125 का 10%, 12.5 हो गया 137.5%। 37.5% होता है 3/8। 3/8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3/8 बढ़ेगा तो हो जाएगा 11/8। 11/8 मतलब 8 था 11 हो गया। 11 हो गया मतलब अंतिम मूल्य 11 है। 11,000 के बराबर है तो 8,000 के बराबर होगा। पेन को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम शुरू करते हैं लाभ हानि के सवाल। ये मैंने 3 आरपीएफ परीक्षा में लेटेस्ट आए हुए सवाल लिए। लाभ हानि का पहला सवाल देखिए क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए है। यदि एक दुकानदार 10% छूट दे तथा 8% लाभ भी कमाए। मेरा मानना है जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी गणित पढ़ के गया होगा ना, वो ऐसा सवाल सही करके आया होगा। बहुत ही फेमस आंकड़ा है 10% छूट देना और 8% लाभ कमाना। ठीक है, यदि वह छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत बताओ। जब छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही सरल सवाल है ये। क्यों? क्योंकि आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना पड़ता है जिसको हम सीपीएमपी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीएमपी। सीपीएमपी कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का कॉन्सेप्ट है। जब सवाल के अंदर छूट और लाभ ये दोनों चीजें दे रखी हो, जब सवाल के अंदर छूट का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत आपको दे रखा हो, तो आप सीधा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य कंसिडर कर लोगे, मान लोगे। कैसे मानोगे वो देखो। पहले तो छूट से कम करो चीज। छूट है तो कम होगी, लाभ है तो जुड़ेगी। मैंने आपको लाभ हानि जब पढ़ाया तो उसमें बताया था मैंने कि 20% लाभ लिखा है तो 100 और 120 उत्तर देगा। 10% हानि लिखा है तो 100 और 90 उत्तर देगा। यहाँ पे छूट लिखा है 10% तो 100 और 90, तो जो 90 है वो कम होगा। वो किसके बराबर होगा? क्रय मूल्य के बराबर होगा। कैसे समझ में आया आपको? क्या करना है मैं आपको लिख के बता देता हूं। 100 में से आपको छूट प्रतिशत जो दे रखा है वो घटा देना है, वो क्रय मूल्य हो जाएगा। और 100 में आपको लाभ प्रतिशत जो दे रखा है वो आपको जोड़ देना है, वो अंकित मूल्य हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है? 8। 100 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 108। 100 रुपए की चीज आप 108 रुपए छपे हुए हैं। 100 रुपए तो आपके घर में पड़ी, आपने खरीदी है, और 108 उस पर छपे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि डिस्काउंट नहीं दे तो छूट नहीं दे, तो छूट नहीं देगा तो 100 रुपए की 90 रुपए की चीज, 90 रुपए की जो चीज है वो 108 में बेच देगा। अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो क्या करेगा? जिस चीज 90 रुपए में खरीद कर लाया है वो 108 में बेच देगा। तो आप यहीं से प्रॉफिट निकाल दो ना। लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है? लाभ प्रतिशत का तरीका होता है कितने पर कितना। क्या होता है? कितने पर कितना। कितने पर? 90 पर। भाई यहाँ किस पर लाभ निकालोगे? क्रय मूल्य पर।
90 पर कितना 18, क्योंकि देखो 90 से 108 हो गया मतलब कितना बढ़ गया 18 बढ़ गया ना, तो 90 पे 18 यहां से दिखना शुरू हो जाता है। 90 पर 18 9 9 18 मतलब 20%। कैसे 0 से 0 गया 9 दूनी 18 20% का लाभ है। बात समझ में आई होगी। तो देखिए अगला सवाल क्या है हमारे सामने, 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु। सवाल लिख देता हूं क्योंकि आपको पता होना जरूरी है। 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, इस बार अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है भैया। 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 20% छूट पर बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि 10% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य बताओ। बहुत ही सरल सवाल है, आपको व्यवहारिक बातों पे काम करना पड़ेगा। पहले तो आप देखिए, आप ये दिमाग में एक बात समझ लीजिए, 20% छूट दे रखी है और 25% लाभ दे रखा है। अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आप लिख दीजिए। पहले तो सवाल ने दे रखा वो नहीं, हमारे पास जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ रहा है वो 20% छूट मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो मैं लिख के दिखा देता हूं, बार बार लिखना नहीं पड़ना चाहिए वैसे ही 80, ठीक है। और 25% लाभ मतलब कितना हो गया 125। ये हमारे पास क्रय मूल्य है, ये हमारे पास अंकित मूल्य है। यहां तक कोई डाउट नहीं, बात सिंपल सी है, ठीक है। अब ये अगर 10% लाभ पर बेचे तो आप 10% लाभ पर बेच दो ना, आपके सामने क्रय मूल्य लिखा हुआ है। अगर क्रय मूल्य आपका 80 रुपए है आपके हिसाब से, पर्सन का हिसाब अभी इंटर करेंगे, इसमें भी हमने इंटर नहीं किया। अगर आपके पास 80 रुपए कोई चीज पे लिखा हुआ है, सो ये आपके पास क्रय मूल्य है और आपको इसको 10% लाभ पर बेचना है, तो 80 का 10% क्या होगा 8। अभी आपको सिखाया था, किसी भी संख्या का आपको 10% निकालना हो, पीछे वाला 0 हटा दो। 80 का 10% निकालना, क्या करोगे, पीछे वाला 0 हटा दोगे 8। तो 80 का 10% 8 मतलब आप कितने में बेचोगे, 88 में बेचोगे। कहानी का 90% काम हो चुका है। अब सिर्फ एक ही नियम का कमाल बचा है, एक ही नियम का रोल बचा है, ठीक है। वापस समझ लीजिए, आपको बताया था क्रय मूल्य तो आप छूट घटा दीजिए, अंकित मूल्य तो आप लाभ जोड़ दीजिए। जब भी आपको छूट और लाभ ये दोनों शब्द दिखे तो आपको सीपीएमपी पे चला जाना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य इससे आपको निकाल लेना है, फिर आगे पर्सन को बढ़ाना है, जैसा कि हमने किया। ये कह रहा तो 10% लाभ पर बेचता तो हमारे पास क्रय मूल्य 80 रुपए है, 10% लाभ पर बेचता तो 88 में बेच देता। अब देखिए ये 88 में बेच रहा है और ये 125 रुपए इसका अंकित मूल्य है। सवाल अंकित मूल्य कितना बता रहा है 100 रुपए। इसका मतलब आप जिसको 125 बोल रहे हो, सवाल उसको क्या बोल रहा है 100। आप जिसको 1 बोलोगे, सवाल उसको क्या बोलेगा 100 बटा 125। और आप जिसको 88 बोलोगे, सवाल उसको क्या बोलेगा गुणा 88। बात समझ में आ गई होगी। जो हमने 125 जिसको बोला है वो किसके बराबर है 100 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा 100 बटा 125 के, तो 88 किसके बराबर होगा गुणा 88 के। अब देखिए ये 4 बटा 5 हो गया और यहाँ पॉइंटों वाली गणना आएगी, ठीक है ना। गुणा 5 करना है तो आप गुणा दो ऊपर नीचे कर लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। और नहीं तो इसको आप इससे गुणा कीजिए। देखिए 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35 बटा 5, तो आ गया 7। फिर 7 पंजा 35, 2 लिया भाग नहीं गया 0 और 5 चौके 20, 70.4 इसका उत्तर आ गया। 70.4 जो था इसको 10% लाभ पर बेचने वाली कीमत थी, जो हमारे यहाँ पे 88 दिख रही थी। अगला सवाल उठाते हैं, बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगला सवाल ये है, एक व्यक्ति ने 1800 रुपए में 935 वस्तु खरीदी। 1800 में 935 वस्तु खरीदी। यदि 2/5 वस्तुएं कुल वस्तुओं की 2/5 वस्तुएं 20% लाभ पर बेची तो शेष वस्तुएं कितने प्रतिशत हानि पर बेचें
कि कुल ना लाभ हो ना हानि, कुल सौदे में ना लाभ हो ना हानि। ये सवाल है अगला हमारे पास। बहुत ही सरल सवाल है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो चीज है ना दे रखी है, इसका कोई रोल नहीं है उत्तर निकालने के अंदर, इसको आपको उपयोग ही नहीं करना है, आपको तो सिर्फ इससे ही काम चला लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना लाभ होना है ना हानि, और हानि का प्रतिशत पूछा है। अगर रुपए में पूछता ना तो हमारे को इसके बारे में देखना पड़ता है, इसके बारे में सोचना पड़ता है कि 1800 का इतना % कितने रुपए हुए। हमें तो सिर्फ प्रतिशत पूछा है। अब आप कॉन्सेप्ट क्या काम में लोगे वो देखे ध्यान से। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और आप में से बहुत कम लोगों ने यूज किया होगा, इसलिए एक बार ध्यान से देखिएगा। 2/5 वस्तुएं 20% लाभ पर बेची। आप तो ऐसे सोच लो 5 में से 2 वस्तुएं, ठीक है, या फिर आप ऐसे सोच लो 5 रुपए के सामान में से 2 रुपए का सामान। अब मुझे आगे 20% निकालना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 लगा देता हूं पहले यहाँ पे। अब मैं सोचता हूं 50 रुपए में से 20 रुपए का सामान। क्या सोच रहा हूं, 2/5 का मतलब मैंने क्या सोचा, 50 में से 20 रुपए का सामान। तो ये लो पहले 20 रुपए का सामान मैंने यहाँ लाके रख दिया। इस 20 रुपए के सामान को मैंने क्या कर दिया, 20% लाभ पर बेचा। 20 का 20% क्या होगा, 2 दूनी 4, तो मुझे यहां से 4 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, आगे सामान कितने रुपए का है, 30 रुपए का। क्यों, इधर देखो ध्यान से, 50 में से 20 रुपए का सामान तो 20% लाभ पर बेचा गया, तो पीछे जो बचा कितने रुपए का बचा, 30 सामान बचा। 50 में से 20 सामान तो हो गया, 50 में से 30 हो गया ये, या 20 रुपए का कह दो चाहे 30 का कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 20 रुपए का, ये 30 रुपए का। अब देखिए ध्यान से, यहां से अगर 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो यहां से 4 रुपए का क्या होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। इस 20 रुपए पे अगर 4 रुपए का फायदा हुआ है तो इस 30 रुपए में 4 रुपए का नुकसान होना चाहिए। बस तो हानि प्रतिशत निकाल लो। हानि प्रतिशत का तरीका क्या होता है, कितने पर कितना, क्या होता है, कितने पर कितना। तो कितने पर, 30 पर, कितना, 4 गुणा 100। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 40/3% ऑप्शन में दिया हुआ था। बात समझ में आ गई होगी। 40/3% की हानि पर इस 30 रुपए के सामान को बेच देगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका तो कोई रोल ही नहीं था और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से काम करना था। यहां से हमने 4 रुपए कमाए हैं, यहाँ 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये 20 रुपए के सामान पे 4 रुपए कमाए हैं, तो 30 रुपए के सामान पे 4 रुपए का नुकसान है। अब अगर आप वर्बली सोचे तो क्या बुरा है इसमें, कि भाई 20% 4 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 30 रुपए का जो सामान पीछे बचेगा उसके 4 रुपए का नुकसान होना चाहिए, तो 4/30 गुणा 100। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तैतीस वस्तु बेचने पर 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। देखिए 33 वस्तु बेचने पर, ये सब आए हुए सवाल ले रहा हूं अभी लेटेस्ट। 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। हल्का सा कॉमन सेंस काम में लेना है, बहुत ही सरल सवाल है। ऐसे सवाल में जब भी आपको बोला जाए कि इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आपको विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेना है। क्रय मूल्य के बराबर बोले तो क्रय मूल्य 1 रुपया मान लेना है। यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर माना है, तो आप ऐसे सोचिए 1 रुपए में 1 वस्तु बेची। क्या सोचेंगे, 1 रुपए में 1 वस्तु बेची, तो बताओ 33 वस्तु कितने रुपए में बेची, 33 वस्तु कितने में बेची, 33 रुपए में। अच्छा बताओ हानि कितने में हुई, हानि कितने की हुई, हानि हुई 11 रुपए की, क्योंकि कह रहा ना 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि कितने की हुई, 11 रुपए की हानि हुई। अगर इस सवाल में यहाँ क्रय मूल्य लिखा होता तो मैं ऐसे बोलता 1 वस्तु 1 में खरीदी, इसने विक्रय मूल्य बोला है तो मैं क्या बोलूंगा 1 वस्तु 1 में बेची। 1 वस्तु 1 रुपए में बेची, तो 33 कितने में बेची होगी, 33 रुपए में। कह रहा 11 वस्तु की हानि के बराबर, 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हुई, मतलब हानि कितने रुपए की हुई, 11 रुपए, क्योंकि 1 वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए माना है। यहां से आप मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य दोनों को जोड़ने से आएगा। दोनों को जोड़ने से क्या समझ में आ गया होगा, हानि में क्रय मूल्य दोनों को जोड़ने से आता ना भाई। हानि कब होती है, जब ज्यादा में खरीद देते हैं हम। आप सोचो आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, ठीक है ना, और आपने उसको क्या किया 80 में बेच दी, तभी तो हानि हुई ना। तो हानि के टाइम क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमने क्या किया, क्रय मूल्य जोड़ के निकाल दिया दोनों को।
अब देखो क्रय मूल्य आपको पता है, हानि पता है, हानि प्रतिशत निकालना है, और हानि प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, कितने पर कितना, क्या होता है, कितने पर कितना, कितने पर 44 पर, कितना 11 गुणा 100, 1/4 गुणा 100 कितना आ गया, 25% की हानि होगी। बहुत ही सरल सा सवाल था, कुछ नहीं लिखना है, ये सब लिखना ही नहीं है आपको। 33 रुपए, 33 वस्तु बेची, 1 रुपए की एक थी, 33 रुपए में बेची। 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 11 रुपए का नुकसान हुआ। तो 33 में तो बेची, 11 का नुकसान हुआ, तो खरीदी कितने में, 44 में। तो 11/44 कितना होता है, 1/4। 1/4 क्या होता है, 25%। लिखने की जरूरत ही नहीं है, पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं इसमें। हम अगर यही सवाल लाभ का होता, जैसा है नहीं, मेरे पास यही सवाल है, लेकिन सोचो मैं सेम टू सेम सवाल लाभ का सवाल करता हूं। देखो कैसे, 33 वस्तु बेचने पर 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसकी बात करते हैं। विक्रय मूल्य के बराबर बोला ना, तो हम कहेंगे एक वस्तु 1 रुपए में बेची, तो एक वस्तु 1 रुपए में बेची, तो 33 कितने में बेची भैया, 33 रुपए में बेची। लाभ कितने का हुआ उसको, 11 रुपए का, क्योंकि 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 11 का विक्रय मूल्य हो गया 11 रुपए। तो खरीद मूल्य, विक्रय मूल्य बताओ, लाभ के टाइम विक्रय मूल्य क्या होगा, कब होगा, घटाने से आएगा। तो 32 में से 11 गया तो कितना बच गया, 22। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। भाई लाभ के टाइम खरीद मूल्य कम होता है ना, इसलिए माइनस किया था, और हानि के टाइम खरीद मूल्य ज्यादा होता है, इसलिए इसको जोड़ा था पिछले सवाल में। अब देखो लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत क्या होता है, कितने पर कितना, कितने पर खरीद मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाली जाती है, खरीद मूल्य पर, ये आपको पता होना चाहिए। लाभ व हानि हमेशा खरीद मूल्य पे निकालते हैं। कई बार प्रश्न जरूर कह देता है आप विक्रय मूल्य पर निकालो, तो अलग बात है, बाकी हम ऑफिशियली खरीद मूल्य पे निकालेंगे। तो कितने पर कितना, कितने पर 22 पर, कितना 11 गुणा 100, 1/2 गुणा 100 कितना हो गया, 50%। बात समझ में आ गई होगी। दो ही टाइप के सवाल इसमें बनते, दोनों हो गए। और तीसरा और चौथा टाइप अगर समझो तो आप क्रय मूल्य लिखा होता है तब बनता है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। मैंने बेसिक में चारों सवाल बहुत अच्छे से समझाया है, और जिनको व्यवहार कम समझ में आता है उनको वहां रटने की भी एक चीज बताइए, चाहे तो आप वो भी देख लीजिएगा अच्छे से। लाभ हानि का आया हुआ लास्ट सवाल क्या है, 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद कर, 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद कर कितनी टॉफी बेचें कि 20% लाभ हो। ठीक है, ऐसे सवाल में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, पिछले टाइम भी मैंने सवाल कराया तो ऐसा सवाल आया था हमारे सामने। जब भी इस तरह का सवाल आए ना, आपको एक व्यवहार सोचना है सिर्फ। मुझे पहली बात ये बता दो, ये 12 टॉफी जिसने बोला है ना, इसी को रख दो आप बीच में, क्योंकि आपको टॉफी निकालनी है, इसलिए 12 टॉफी को बीच में लिख दो, लिख दिया। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, 12 से कम उत्तर लाना है या ज्यादा लाना है। आप दुकानदार हो, आप 1 रुपए में 12 टॉफी लाए हो, आप दुकानदार हो, आप 1 रुपए में 12 टॉफी लाए हो, आपको फायदा चाहिए, तो 12 से ज्यादा दोगे या कम दोगे, 12 से कम टॉफी बेचोगे। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि 12 रुपए में 1 टॉफी लाए हो। अगर आप 1 टॉफी लाए होते 12 रुपए में और लाभ चाहिए होता तो 12 से ज्यादा में बेचते। ये रुपए की बात, मैं वस्तु की बात करता हूं। आप 1 रुपए में 12 टॉफी लाए, कितनी, 1 रुपए में 12 टॉफी। अब मैं आपको कह रहा हूं आपको लाभ चाहिए, तो आपको वैसे लाभ चाहिए तो इस टॉफी में से कुछ तो मेरे को रखनी पड़ेगी, तो 12 से कम बेचनी पड़ेगी। बस यही कॉमन सेंस चाहिए इस सवाल को हल करने में, कि 12 से कम उत्तर लाना है। बाकी प्रश्न हल हुआ है कैसे, यहां लिखा हुआ है 20% लाभ। जब 20% लाभ होता है तो 100 से कहां पहुंच जाते हैं, 120 पे। ये दोनों उत्तर देंगे, इनकी जिम्मेदारी उत्तर देने की। भाई प्रश्न में जो भी लाभ और हानि शब्द लिखा हुआ है ना, ये खुद उत्तर देगा। यहाँ 20% लाभ लिखा हुआ है तो ये 20% लाभ है ना, ये उत्तर देगा आपको। 20% लाभ का मतलब 100 से कहां पहुंच गए, 120 पे। तो इन दोनों शब्दों से उत्तर आएगा, एक को ऊपर रखना है, एक को नीचे। अब मुझे बताओ इससे उत्तर मेरे को ज्यादा लाना है कम लाना है, 12 से कम दू अगले को या ज्यादा दू, 12 से कम दू तो 100 को तो ऊपर रख दो और 120 को नीचे, क्योंकि जब भी हम लिखेंगे ऊपर कम तो आएगा उत्तर कम। आई क्या बात समझ में। उत्तर किससे आने वाला था, 100 और 120 से आने वाला था। उत्तर 12 से क्या लाना था, कम, इसलिए 100 को तो क्या लिखा ऊपर, 120 को लिखा नीचे, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं ऊपर कम तो उत्तर आता है कम। 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, कितनी टॉफी, 10 टॉफी
5 सेकंड तो लगने ही नहीं भैया, इस कैलकुलेशन में कहां से 5 सेकंड लगने, ये तो समझाने के लिए इतना लिखा है, बाकी तो आप ऐसे लिखते हैं। अच्छा 12 लाभ है 100 और 120, 0 से 0 कट गया 10, तो ठीक है 2 सेकंड 3 सेकंड मान लो, 5 ले लो भाई, ठीक है। तो ये कुछ वो सवाल थे जो लाभ हानि और प्रतिशत में आए हुए हमने किए थे, ठीक है। धन्यवाद।